हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स बुक का पहला चैप्टर क्लास 9th के लिए, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर के हम लोग सारे प्रश्नावली के प्रश्न को भी करेंगे और एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन भी करेंगे। तो एग्जाम्पल और प्रश्नावली के प्रश्न को शुरू करें उससे पहले कुछ खास कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में सुविधा हो। तो सबसे पहले कुछ संख्याओं के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर को हम बड़ा एन, कैपिटल एन से सूचित करते हैं। कैपिटल एन से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब प्राकृत संख्या है क्या? तो गिनती की संख्याएं जो होती हैं वही कहलाती हैं प्राकृत संख्या यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है। गिनती की संख्या यानी 1 2 3 4। तो प्राकृत संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4 ... और जो भी आगे आती जाएंगी वो सारे प्राकृत संख्या कहलाएंगे। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर। होल नंबर को क्या चीज़ से सूचित करेंगे? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को क्या चीज़ से प्रदर्शित करेंगे? तो W से सूचित करेंगे। ठीक है। अब पूर्ण संख्या है क्या? तो जो प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 ... आगे और जो भी संख्या हैं उसी में अगर हम 0 लगा दें तो जो हमारा ग्रुप बनेगा वह कहलाएगा पूर्ण संख्या। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 ... और आगे होता चला जाएगा। तो ये है पूर्ण संख्या। अब आपको देख के लग रहा है प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 है एंड सो ऑन जो भी है तो वो पूर्ण संख्या में भी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारे के सारे क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। और आपको एक खास चीज़ बता दें, अगर आप जैक बोर्ड से पढ़ रहे हैं, जैक बोर्ड में है, झारखंड बोर्ड में है, तो झारखंड बोर्ड में क्लास 9th का जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड एग्ज़ाम वह मल्टीपल चॉइस का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। क्वेश्चन दिया रहता है, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं और उसमें से आपको ABCD में से कुछ चुनना होता है। तो मैं इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर को जैसे ही ख़त्म करूँगा, इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बन पाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप वो बना करके हम आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लाएंगे और तब आप आसानी से उसको पढ़िएगा, समझ में भी आ जाएगा और आपका बोर्ड में 100 में 100 मार्क्स आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो ठीक है, चलते हैं पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है नंबर पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक इसको कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर। इंटीजर कहते हैं। अब पूर्णांक को सूचित क्या चीज़ से करते हैं? जैसे हम लोग प्राकृत संख्या को कैपिटल N से, पूर्ण संख्या को कैपिटल W से, वैसे ही पूर्णांक को हम सूचित करते हैं Z से। क्या चीज़ से? Z से। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या का पहला लेटर N है तो N से सूचित कर दिए। पूर्ण संख्या का पहला लेटर है होल नंबर यानी W तो W से सूचित कर दिए। पूर्णांक को हम इंटीजर कहते हैं लेकिन I से सूचित नहीं करते हैं, Z से सूचित करते हैं। Z कहाँ से आता है? तो जर्मन भाषा का, इधर देखिए, जर्मन भाषा का एक वर्ड है जेहलिन। क्या? जेहलिन। जेहलिन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जेहलिन। जेहलिन का ही पहला लेटर को ले करके जेड संकेत लिया गया है। इसका अर्थ होता है गिनना।
इसका अर्थ होता है गिनना। तो आप कह सकते हैं n कहाँ से आया, नेचुरल नंबर का पहला लेटर, w कहाँ से आया, होल का पहला लेटर, लेकिन z कहाँ से आया, यहाँ से नहीं। जर्मन भाषा का जो वर्ड है जेहलिन, उसका अर्थ होता है गिनना, उस जेहलिन का ही पहला लेटर जो z है उससे हो गया। क्लियर है। अब पूर्णांक कहते किसे हैं, किसको पूर्णांक कहेंगे, तो देखिए पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 हो गया, 4 5 आ गया, डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, आगे इसी तरीके से आप काउंटिंग आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें अभी तक धनात्मक संख्याएं थी, ऋणात्मक संख्या नहीं थी। अगर हम ऋणात्मक प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या के सभी ऋणात्मक मानों को, ये तो प्लस में है ना, पॉजिटिव मान है, अगर हम इन सब का निगेटिव इसमें जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 और ऐसे ही होता चला जाएगा, और इसमें माइनस भी शामिल होगा, यानी -1 -2 -3 -4 -5 और ऐसे ही होता चला जाएगा। इधर लिखने का मतलब ये है कि जब आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो बीच में देते हैं 0, इधर देते हैं प्लस और इधर वाला रहता है माइनस, यानी इधर 1 2 3 इस तरीके से, और इधर -1 -2 -3 ये सब देते हैं। इसीलिए पूर्णांक जब हम लिख रहे हैं तो -1 2 3 को इधर लिख रहे हैं। तो पूर्णांक समझ में आ गया होगा। पूर्णांक को z से सूचित करते हैं, और पूर्णांक में सभी ऋणात्मक एवं धनात्मक पूर्ण संख्या, पूर्णांक होना चाहिए, बट्टा वगैरह दशमलव वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस चैप्टर में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट संख्या है वह है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पर ही आपका पूरा चैप्टर आधारित है। यह बेसिक चीज़ था, इसको मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, इसे मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आप इसको कॉपी में उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ओके, तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर को हम क्यू से सूचित करते हैं। तो इसके पहले आप पढ़ लिए प्राकृत संख्या n से, पूर्णांक w से, पूर्ण संख्या w से और पूर्णांक z से। वैसे ही परिमेय संख्या को q से। एक q कहाँ से आया है, तो q कोशिएंट का, QUTIENT, कोशिएंट यानी इसका अर्थ होता है भागफल। भागफल का यानी कोशिएंट का पहला लेटर q है, उसी से इसको डिनोट किया जाता है q से। अब परिमेय संख्या है क्या, इसका विधिवत डेफिनेशन भी मैं लिख दूंगा, पहले आप समझिए। तो जितनी भी संख्याएं हैं जिनको बटा में लिखा जा सके, अंश बटा हर के रूप में अगर लिखा जा सके, वैसी सारी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अंश बटा हर यानी वे संख्याएं, आप इसको कॉपी में नोट कीजिएगा, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में, बटा के रूप में है ना, p बटा q के रूप में लिखी जा सके, के रूप में लिखी जा सके, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q जो यहाँ पे आप लिए हैं p बटा q, p और q पूर्णांक हैं। कैसे होने चाहिए, पूर्णांक, माइनस प्लस कुछ में भी, लेकिन प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बटा वाला कोई भी चीज 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण क्या होगा इसका, कुछ भी आप ले सकते हैं। 2/5, देखिए बटा में लिखा हुआ है
और जो ऊपर अंश और हर में जो 2 और 5 है वह पूर्णांक है। कुछ भी -3/7 -3/7 ये सब क्या है? परिमेय संख्या। यानी बटा में अगर आप किसी संख्या को लिख सकते हैं तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि क्या 0 परिमेय संख्या है? 0 परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, 0 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आप 0 को लिख सकते हो 0/1। 0/1 बटा में कुछ भी लिख सकते हैं। बटा में 1 हमेशा होता है, किसी भी संख्या के बटा में 1 होता ही है। आप ऐसा मान के चलो, ये गणित का नियम है। तो इसको भी हमने P/Q के रूप में लिख दिया। इसका मतलब 0 भी क्या है? परिमेय संख्या। क्लियर? अब क्या -3 परिमेय संख्या है? हाँ, -3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम बटा में लिख सकते हैं -3/1। अभी जैसा मैं बताया कि बटा में 1 लिखा जा सकता है, इसीलिए -3/1 हो गया। तो -3 भी परिमेय संख्या है। और जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 5/2, सिर्फ 5 लेंगे तो यह भी 5/1 लिखा जा सकता है, यानी यह भी परिमेय संख्या हो गया। इस स्थिति में अब आप समझ गए हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आगे जब आप बढ़िएगा तो ऐसा सवाल भी मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। हेलो, इधर ध्यान से देखिए। देखिए क्या है, जैसे कभी कभी मिलेगा 0.333 ... ऐसे होता चला जाएगा। यह भी है, हम इसको भी बटा के रूप में लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जाता है 0.3 और इसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। मतलब जिस अंक के ऊपर बार लगा हुआ है उसका पुनरावृत्ति हो रही है, उसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो ए चाहे ऐसा जो कुछ भी है वह क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है। इसको जब आप P/Q के रूप में लिखोगे तो इसका मान आएगा 1/3। ये सब लिखना आपको बताएंगे एकदम शॉर्टकट तरीका से। एक बार नज़र डालोगे खट से बन जाएगा। ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखना, जरूर देखना, और आपको एकदम इजी हो जाएगा। मैथ्स बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा देंगे। तो परिमेय संख्या क्लियर हो गया होगा। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखी जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। PQ कैसे होना चाहिए? पूर्णांक, और Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटा में 0 नहीं होना चाहिए। बटा में 0 हो जाएगा तो संख्या आपका अनंत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए बटा में 0 नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब हम कुछ उदाहरण के प्रश्न करेंगे। तो आपके पास उदाहरण के क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखिए, पूर्ण संख्या में शून्य है। अभी आप जैसा डेफिनेशन पढ़े, पूर्ण संख्या में शून्य है, लेकिन शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब यह कथन असत्य है। यह कथन कैसा हो गया? असत्य। कारण क्या दीजिएगा? क्योंकि 0 1 पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है। स्पष्ट हो गया? शून्य पूर्ण संख्या में आता है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। या शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या 1 2 3 और शून्य 0 1 2 3। शून्य क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 0 1 2 3 पूर्ण संख्या में आता है। तो स्पष्ट हो गया कि जो शून्य है पूर्ण संख्या, वह प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब ये जो कथन है वह असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जितना भी पूर्णांक है, माइनस प्लस कुछ भी, क्या वह परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि सभी पूर्णांक को आप परिमेय संख्या यानी बटा में लिख सकते हैं। तो यह कथन आपका सत्य है। सत्य है क्योंकि सभी पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है।
तो बटा में लिखा गया, p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब कि वो परिमेय संख्या हो गया। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल कथन सत्य है। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो देखते हैं परिमेय संख्या यह असत्य है। कैसे असत्य है, आपको कारण बताते हैं। क्योंकि असत्य, क्योंकि एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 1/2। 1/2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, किंतु पूर्णांक नहीं है, किंतु पूर्णांक नहीं है। तो क्लियर हो गया कि जितने भी परिमेय हैं सब पूर्णांक नहीं होती हैं। तो हमारा कथन असत्य हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या। तो इस सवाल को बनाने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। तो जो सबसे आसान तरीका है और मज़ेदार तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी अलग वीडियो बना करके आपको बता देंगे कि तीनों विधि से कब कब तीनों विधि का प्रयोग करना चाहिए। फिलहाल जो विधि मैं बता रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार है और आसान है। तो देखिए हल 1 और 2 के बीच। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन बनाने का आपको एकदम ट्रिक बता दे रहा हूँ, ऐसा कि आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। क्या है? 5 परिमेय संख्या। अगर जितना परिमेय संख्या निकालना है, यहाँ 5 निकालना है, तो आप क्या करोगे? 1 के अंश और हर में। अब 1 का अंश और हर कहाँ है? तो आप 1 को लिख सकते हो 1/1 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना 1/1। तो इसके अंश और हर में हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 5 परिमेय संख्या निकालना है तो हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, अंश में भी और हर में भी, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करना है तो अंश और हर दोनों जगह किया जाता है। क्लियर है? जितना भी परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा उससे एक ज़्यादा, यहाँ पे 5 निकालना है तो हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 6 और बटा में भी 6। कितना हो गया? 6/6। वैसे ही 2 बराबर 6 का मल्टीप्लाई कर दिए अंश में और 6 का हर में, हो गया 12/6। अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है। 6/6 12/6। 6 के बाद 7 8 9 10 11। तो अतः 1 एवं 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या हैं। कौन कौन है? तो शुरू कर दीजिए। 6 है, 6 से बड़ा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 12/6 तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 5 हो गया। अब हम इसको सरलतम रूप में लिख देंगे। सरलतम मतलब इसको काट दीजिए, इसको भी काट, जो कट रहा है उसको काट देना है, ठीक है। अर्थात 7/6 काटोगे तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8। 2 का पढ़ा लगाओगे ना, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, तो हो गया 4/3। इसको कैसे काटोगे? 3 से, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी 3/2। इसको कैसे काटोगे? 2 से, 2 5 10 और 2 तिया 6, 5/3 और 11/6। ये आपका आंसर हो गया, है ना मज़ेदार। इसमें क्या करना है? अगर 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो आप वो दोनों संख्या में 6 का, 5 है तो 6, एक ज़्यादा, 5 है तो एक ज़्यादा 6 का अंश में और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का। इसमें किए तो 6/6, इसमें किए तो 12/6। और अब कुछ नहीं करना है, यहीं से समझ जाइए। 7/6 लिख दिया हूँ, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। फिर इसको काट करके सरलतम रूप में लिख दिए हैं, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.1 पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर
नहीं है। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, 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 शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। शून्य बराबर 0/1। 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, ये p बटा q के रूप में लिखा गया। और q इज नॉट इक्वल टू 0, देखिए बटा में 0 नहीं है। क्लियर है पहला क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब दूसरा है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अभी एग्जाम्पल वाला प्रश्न में आपको बताए थे 6 परिमेय संख्या निकालना है, मतलब आप 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का? 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। आ रही बात समझ में? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे हल करेंगे? देखिए कैसे हल करेंगे। 3 बराबर 3 में हम अंश में गुणा कर दिए 7 का। 7 का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 6 परिमेय संख्या पूछा है। 6 से ज़्यादा 1 लेकर के, है ना? 6 से 1 ज़्यादा 7। वैसे 8, 9, 10 कुछ भी लेके बनाओगे तो बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सिंपल सा जो निकालना है वो आप 1 ज़्यादा लेकर के करो तो एग्जैक्ट 6 ही मिलेगा। अगर 8, 9, 10 लोगे तो ज़्यादा संख्या मिलेगा। जितना संख्या लोगे उससे कम मिलता है। हम यहाँ पे 7 ले रहे हैं। 6 परिमेय संख्या पूछा है, हम 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 21/7 हो गया। और 4 है तो 4 बराबर 4 गुना 7/7 बराबर 28/7। अब कुछ नहीं करना है, 21 के बाद आप काउंटिंग शुरू कर दो। 22, 23, 24, 25, 26, 27, बात खत्म। अतः कैसे लिखेंगे? अतः 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या हैं। कौन कौन है? यहां से शुरू कर दो। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 आंसर। इसमें कुछ कटेगा नहीं, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी गर्मी है, इस गर्मी में भी आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और चैनल के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबा देना। सब्सक्राइब करके और बगल में एक घंटी का बटन दिख जाएगा, उस बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, उस बटन को भी दबा दीजिएगा। तो मैं जितना भी वीडियो आपको डालूंगा वो सब आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप उसको देख सकते हो। कई बार अगर आपको लिंक में नहीं भेज पाया तो क्या होगा, सीधे सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकन को दबा दोगे, घंटी का बटन को दबा दोगे, तो क्या होगा, आपको सबसे पहले जो भी वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो पहला दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या निकालना है तो अंश और हर में कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 6 का। ठीक है, एक ज़्यादा 6 का। तो हल कैसे? हल इस तरीके से हम करेंगे। 3/5 बराबर अंश में हम 6 का गुणा कर दिए और हर में भी 6 का गुणा कर दिए, 18/30। इसको काटना नहीं है, इसको काट दोगे तो फिर वापस यहीं आ जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना? ध्यान रखिएगा, काटना नहीं है। जब हम मल्टीप्लाई किए हैं तो काटने की ज़रूरत नहीं है। 4/5 बराबर इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, अंश में और हर में। वैसे मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो अंश और हर दोनों जगह किया जाता है। तो आपका हो गया 24/30। तो अब परिमेय संख्या, अतः 3/5 एवं 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या, है ना? कितनी संख्या निकालना है? 5। 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या हैं। कौन कौन है? स्पष्ट आपको दिख रहा है। 18 से एक ज़्यादा, आगे बढ़ते जाते हैं, काउंटिंग करते जाते हैं।
19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं। अरे हाँ, यहाँ पे कट रहा है, 1 0 से 1 0 है ना, अर्थात क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है 19/30 और ये 0 से 0 कट गया 2/3। एक कटेगा 3 से, 17 21 और 10 तिया 30, 7/10। और ये भी कटेगा 2 से, 11 दूना 22, 15 दूना 30, 11/15 और 23/30। ठीक है, आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं। अगर 5 परिमेय संख्या कह रहा है तो हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज़्यादा। ठीक है, ये संख्या है 3/5, तो 3/5 लिए और अंश और हर में 6 का मल्टीप्लाई कर दिए, जो आ गया मल्टीप्लाई करके लिख दिए, गुणा करके लिख दिए। 4/5, 6 का उसमें भी अंश और हर में गुणा कर दिए, तो 24/30। अब परिमेय संख्या निकालना आसान, एकदम चुटकियों का खेल हो गया। 18 से आगे बढ़ जाइए, 19, 20, 21, 22, 23 और बटा में 30 तो रहेगा ही रहेगा। अगर कट रहा है तो काट देना है, नहीं तो वही आंसर हो जाता। तो क्लियर हो गया ना बाबू। और अब बढ़ते हैं आगे अगला सवाल की ओर। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या क्या है भैया, 1 2 3 4 गिनती का संख्या 1 2 3 4 5, आगे बढ़ते जाइए। और पूर्ण संख्या क्या है, 0 1 2 3। तो बिल्कुल सही है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। सत्य हो गया, सत्य है। क्यों, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत, उसके अंदर ही है ना, अंतर्गत आती है। यानी परिभाषा में आपको वही बताए थे कि अगर प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर दोगे तो बन जाएगा पूर्ण संख्या। माने सारा प्राकृत संख्या तो रहेगा ही रहेगा और 0 भी रहेगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कथन आपका सत्य होगा। क्लियर है। अब नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक में माइनस भी होता है जबकि पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता है। समझ पा रहे हैं ना। तो उस स्थिति में कथन आपका कैसा हो गया, असत्य हो गया। कथन कैसा है, असत्य है। क्यों असत्य है भाई, इसलिए असत्य है कि हम एक एग्जांपल लेके आपको बता दें कि -3 एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, लेकिन 3 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो कथन असत्य हो गया। -3 एक पूर्णांक है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि पूर्णांक में माइनस भी आता है और पूर्ण में सिर्फ धनात्मक आता है, तो माइनस वाला तो इसमें नहीं ना होगा, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकता है। अगला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अरे कैसे हो जाएगा भैया, ये भी असत्य हो जाएगा। असत्य कैसे असत्य है, तो परिमेय संख्या एक ले लीजिए, कुछ भी परिमेय संख्या बटा की संख्या को बोलते हैं ना। तो क्योंकि यहाँ पे भी क्योंकि लिख दे तो अच्छा लगता, क्योंकि तीसरा का, क्योंकि 2/5 एक परिमेय, यहाँ कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, 1/3, 4/9, 10/11 कुछ भी ले सकते हैं। 2/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। स्पष्ट हो गया। तो आपका चैप्टर खत्म हो गया। प्यारे बच्चों,
प्रश्नावली 1.1 और उसका जो बेसिक था वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में। अब इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ और बताएंगे और 1.2 आपको कराएंगे। तो ध्यान से पूरे वीडियो को आप देखिएगा, आने वाले वीडियो को भी देखिएगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि इस वीडियो के ठीक नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए और उसके बाद बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, घंटी का बटन को भी दबा दीजिएगा। ऐसा करने से हम जितना भी वीडियो डालेंगे वो सब आप तक पहुंच जाएगा और इसमें कुछ खर्च नहीं लगना है, बिना खर्च का ये मुफ्त सर्विस है। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में आपके लिए। और सब्सक्राइबर अगर हमारे बढ़ेंगे, आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे लगेगा कि हमारे वीडियो को लोग देख रहे हैं और इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मुझे वैसा काम करने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा तो मेरा मनोबल और बढ़ जाएगा और मैं ऐसे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके पास लाता रहूँगा और आपका ज्ञानवर्धन होता रहेगा। एक चीज़ आपको और बता दें ख़ास तौर पे कि अगर आप जैक बोर्ड के हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके पास लाऊंगा। इसी चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। और अगर आप दूसरे बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, किसी बोर्ड से हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल साबित होंगे। एग्ज़ाम में बनाइएगा, 1 नंबर नहीं कटेगा, पूरे 100 में 100। या अगर 80 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो 80 में 80, 70 का हो रहा है तो 70 में 70, कहीं कुछ होगा नहीं। और अगर कुछ आपको लगे वीडियो को बेहतर बनाने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या अगर आपको अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उससे हमारा क्या है, उत्साहवर्धन होता है, अच्छा लगता है और ये सब काम करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और मेहनत से काम करने में शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। थैंक यू।